नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो क्या कानून से ऊपर है मंत्री? जी हां, यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, तभी तो नियम कायदे उनके लिए सत्ता का एक मैल बन गए हैं। सत्ता का रसूख उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि बिना किसी परमिशन के सरकारी बंगलों में धड़ल्ले से बिल्डिंग तानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिल्डिंग परमिशन का कानून इन माननीयों को छोड़कर सिर्फ आम जनता पर लागू होता है? भोपाल से देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। में कानून का मजाक उड़ा रहे मंत्री, बंगलों पर बिना परमिशन करा रहे निर्माण। नेता जनता की नहीं देख रही अपनी सुविधा। बंगलों में करोड़ों रुपए निर्माण कार्य में फूंके। राजधानी में मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के चमचमाते बंगले दिखने में जितने शानदार, उन्हें चमकाने में उतना ही ज्यादा खर्च। ये आवास पहले से रहने लायक थे, लेकिन इसके बावजूद इन पर जमकर पैसे उड़ाए गए। ये सब कुछ नियम और कानून के तहत नहीं हो रहा। आर्किटेक्ट एवं टाउन प्लानर सुयश कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सरकारी बंगलों में परिवर्तन और नया निर्माण करने के लिए अनुमति लेना होता है। मंत्रियों के बंगलों पर अवैध निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण के लिए नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन और TNCP की अनुमति लेना होता है। बिल्डिंग परमिशन के लिए नगर निगम अधिनियम, भूमि विकास अधिनियम और नगर निगम तथा निवेश अधिनियम के लिए प्रावधान है, लेकिन बंगलों में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं ली गई। नहीं, ऐसे कोई अधिकार नहीं। भूमि विकास अधिनियम और नगर तथा ग्रामीण निवेश अधिनियम में दोनों में प्रावधान है कि शासन की कोई भी भवन है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है या उसका नया निर्माण हो रहा है तो उसमें अनुमति लेना आवश्यक है। जो भी निर्माण कार्य बंगलों में हो रहे हैं, एक्सटेंशन हो रहे हैं या अतिरिक्त निर्माण किए जा रहे हैं, वो अवैध रूप से किए जा रहे हैं। इसमें नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन लगती है। अगर बड़ा निर्माण कार्य है तो टाउन प्लानिंग की परमिशन लगती है। अगर पहले निर्माण कार्य है तो टाउन प्लानिंग की नजूल की अनुमति लगती है। किनके बंगलों पर कितना खर्च? पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान का आवास B6 1 अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 तक 19,44,000 अतिरिक्त निर्माण में खर्च। B8 74 बंगले पर 70,52,000 रुपए खर्च किए गए। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बंगला C5 50,56,000 से अतिरिक्त निर्माण कराया। 5,51,000 साज सज्जा पर खर्च किए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बंगला C2 28,92,000 से अतिरिक्त निर्माण कराया। 3,15,000 से साज सज्जा का काम कराया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बंगला C18 आवास पर 21,80,000 से अतिरिक्त निर्माण किया। 1,85,000 से साज सज्जा का काम कराया। मंत्री इंदर सिंह परमार का बंगला B4 साज सज्जा पर 2,55,000 खर्च किए। इसके अलावा मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री कमल पटेल, पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री विजय शाह, भारत सिंह कुशवाहा, राजवर्धन सिंह, भूपेंद्र सिंह के आवासों पर साज सज्जा में लाखों रुपयों का खर्च किया गया। पिछले 4 सालों में मंत्रियों के इन आलिशान बंगलों पर अतिरिक्त निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 1387,84,000 खर्च कर डाले। इन आवासों की साज सज्जा और अतिरिक्त निर्माण पर कुल 22 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए। खर्च की जानकारी PWD मंत्री राकेश सिंह ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील के सवाल पर दी। ये खर्च अप्रैल 2021 से 30 जून 2025 के बीच की शासकीय आवासों में किए गए। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने मंत्रियों की मनमानी पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने बंगलों पर हो रहे निर्माण को सही ठहराया।
देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सादगी के साथ जनता की सेवा करते हैं और जहां आवश्यक होता है वही निर्माण किए जाते हैं और जो भी निर्माण किए जाते हैं वो संपदा विभाग द्वारा किए जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किए जाते हैं और सभी तरह के निर्माण नियम अनुसार होते हैं और ये पूरी तरह शासकीय निर्माण है जिसका मंत्रियों के व्यक्तिगत किसी लाभ या व्यक्तिगत निर्माण से कहीं कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया का बंगला B20 6,87,000 का अतिरिक्त निर्माण कराया। 2.43 लाख से 7 सज्जा का काम कराया। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का आवास B1 साज सज्जा पर 10,27,000 खर्च किए। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बंगला B6 अतिरिक्त निर्माण पर 33,81,000 खर्च किए। 7 सज्जा पर 1,06,000 खर्च किए। पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग का बंगला 8 7 सज्जा पर 2.25 लाख खर्च किए। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का बंगला B7 बंगले पर 15 लाख से अतिरिक्त निर्माण कराया। प्रोफेसर कॉलोनी स्थित आवास पर 14 लाख खर्च। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनय बरोलिया ने कहा कि बीजेपी जनता के पैसों से अपने बंगलों में काम करा रही है। सरकार कर्ज में डूब रही है और मंत्रियों के बंगलों में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, इसी में पैसा जाया कर रहे हैं। जनता की कोई सुध नहीं है। जनता कैसे रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई लड़ रही है ये किसी से नहीं छुपा है। उनके बारे में कोई सुध नहीं ले रही है सरकार। सिर्फ अपना अच्छा रहे, अच्छे से रहे हम और जनता परेशान होती रहे, ये सोच में सरकार चल रही है। सवाल ये है कि जब राज्य की वित्तीय स्थिति पहले ही ठीक नहीं है, लगातार सरकार कर्ज लेती जा रही है, तब नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मंत्रियों के इन आलिशान आशियानों पर करोड़ों की बारिश आखिर क्यों? मंत्रियों की मनमानी और जनता की गाढ़ी कमाई से हो रहे इस खर्च का जवाब अब कौन देगा? भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो जवाब आखिर कौन देगा, क्योंकि जिन्हें जवाब देना है दरअसल उन्हीं के बंगले का ये कायाकल्प हो रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई बंगले का कायाकल्प हो रहा है, उस बंगले में अकेले मंत्री थोड़ी ना रहते हैं, वहाँ तो जनता भी आती है, वहाँ तो अधिकारी भी आते हैं और साफ तौर पर मंत्री का जो निवास होता है, आवास होता है, वहाँ पर अस्थायी कार्यालय भी लगता है। ये भी हम आपको बता देते हैं, कई लोगों को ये जानकारी पता भी होगी, पर हम नियम को समझते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुयश कुलश्रेष्ठ जी जुड़ रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर हैं। बहुत स्वागत है आपका। आशीष दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, चाहे वो सियासी समझ हो, सामाजिक समझ हो। शुरुआत करते हैं सुयश जी आपसे, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझने होंगे, क्योंकि जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही समझ पाते हैं, जो कि एक पूरी परिपाटी चली आ रही है। और गवर्नमेंट के लिए क्या है? अगर सरकारी ज़मीन है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, मंत्री के बंगले में अधोसंरचना के नाम पर अगर ये तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, ये क्या गैर कानूनी है या ये पूर्णतः नियमतः है? माननीयों के यहाँ ये जो कार्य हुआ है ये नियम के साथ हो रहा है। किसी भी भवन निर्माण कार्य में के लिए मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम तथा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्रामीण निवेश अधिनियम 2 एक्ट हैं जिनके तहत ये परमिशन दी जाती है। और उन अधिनियम में स्पष्ट ये लिखा है कि किसी भी भवन निर्माण के लिए आपको अनुमति लेना आवश्यक है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। और उसमें अलग अलग भवन निर्माण के लिए उपविधियां हैं कि आपको कितने बड़े भवन के लिए कितना ओपन एरिया छोड़ना है, कितना बिल्टअप एरिया करना है, कितना कंस्ट्रक्शन कवरेज है, कितना आपको खुला क्षेत्र छोड़ना है। तो जब उसमें प्रावधान है, इसके अलावा अलग अलग रूल्स हैं कि जैसे कोई अगर एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान में लैंड यूज चेंज कराना है तो उसके लिए शासकीय अगर प्रस्ताव है तो उसके लिए धारा 23 का 1 का उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार से अलग अलग शासकीय आवेदन के लिए अलग प्रकार के अधिनियम है, मगर सभी शासकीय निर्माण कार्य के लिए, विकास कार्य के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। जी जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो आपने बताए हैं, निश्चित रूप से वो उनको अनुमति लेना चाहिए। अगर वो लोग अनुमति नहीं ले रहे हैं तो भूमि विकास अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके लिए जो भूमि विकास अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं, बिना अनुमति निर्माण कार्य करने पर उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, अगर हम माननीयों से सवाल करेंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, हम अपने पीएस या पीए से, आपको एसडी से जानकारी लेकर बताएंगे कि उन्होंने हमारे आवास के लिए आखिर क्या क्या स्वीकृत करवाने के लिए लेटर भेजा था, क्योंकि वो तो बाकायदा लिखा रहता है, निज सहायक, निज सचिव, ओएसडी, उन्हीं के बिहाफ पर वो लेटर जाता है प्रोसीडिंग के लिए। और आपको ये भी पता होगा कि प्रोसीडिंग बाकायदा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से होती है, क्योंकि पैसे का सैंक्शन तो वही कर सकता है। और उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो सर्वे करते हैं और फिर काम पूरा कर देते हैं। यानी ये तो लीगल प्रोसेस हो गया, फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? नहीं, लीगल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन नैतिक रूप से कितना सही है इसको भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, उसमें पहले भी कोई मंत्री ही रहते थे, तो रहते रहे हैं, तो वो बंगले वैसे ही बहुत व्यवस्थित होते हैं, बहुत ठीक ठाक मेंटेन्ड होते हैं, लेकिन उसमें लगातार हैं, बहुत ठीक ठाक मेंटेन्ड होते हैं, उसमें बदलाव करते जाना है। कई बंगले ऐसे भी हैं जिसका पूरा स्वरूप ही बदल गया है उन बंगलों का, तो वो दूसरे बंगलों से अलग नजर आने लगे। तो ये जो प्रवृत्ति है कि या स्वेच्छाचारिता भी कह लें, तो वो गलत है, वो नैतिक रूप से। और उसमें एक तो सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि वो निर्माण जो है, जो तात्कालिक तौर पे अभी की जरूरतों के तौर पे करा लिए जाते हैं, बाद में जब दूसरा आता है फिर उसको उसकी जरूरतों के मुताबिक ढाला जाता है। तो नियम ये होना चाहिए कि एक बार जो बंगला बन गया, उसका उस बंगले का पूरा, हालांकि विभाग के पास सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस बंगले का जो पूरा की पूरा लेआउट है या पूरा का पूरा जो एलिवेशन है, वो सब चीजें ना बदली जाए। दूसरी बात ये भी है कि बंगले जो होते हैं उसमें वो किसी मंत्री का स्थायी निवास नहीं है। तो अधिकतर कई बंगले ऐसे देखे हैं हमने भी कि जो बहुत ही मतलब इस तरह बना लिए गए हैं कि वो सरकारी मकान ना लगती निजी कोठियां जैसा लगने लगे। अभी हालिया आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पटना से जो खबर आई थी, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आपको बहुत चर्चित नाम है, उनका बंगला खाली करने के निर्देश जारी हुए थे। उन्हें कहा गया था कि ये जो बंगले में आप निवास कर रहे हैं, इसकी जगह आपको दूसरा बंगला आवंटित किया जाएगा। उस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार विगत 20 वर्षों से, बीते 20 साल से निवासरत था। उनका कहना है साहब कि हमें बहुत भावनात्मक पहलू भी है हमारे, तो हमारे यहाँ भी मंत्री और पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक इस बात को कह सकते हैं। वैसे तो अभी जिनका हमने आपको नाम बताया हमारे दर्शकों को, उन्हीं की सत्ता है, तो अभी उनसे सवाल तो कोई करेगा नहीं। नहीं, देखिए, अब सवाल यही है ना कि अब हम अगर भोपाल में देख लें तो कई जो पूर्व हो चुके हैं वो भी मंत्री स्तर के बंगलों में जमे हुए हैं। तो अच्छा, मैं एक मजे की बात बताना चाहूंगा, ये भी सरकारी आंकड़े से नदारद मिलेगा, लेकिन ये मजे की बात है जो हमें देखना चाहिए। भोपाल में सी टाइप बंगलो है। सी टाइप बंगलो विधायक को आवंटित होता है विधानसभा पूल से। अब सी टाइप बंगलों को इतना मस्त बना दिया जाता है कि वो बी टाइप को भी फेल कर दे, क्योंकि विधायक को पता है कि भाई वो मंत्री रहे, विधायक रहे, दोनों स्थिति में ये बंगला उसके पास रहेगा। तो ये करामात पे कहीं ना कहीं सवाल उठना चाहिए। नहीं, ये होता है, वो जिस बंगले की आप बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ, लेकिन वो बात यही है ना कि वो आगे तक की सोच के चल रहे हैं। आप एक सी टाइप बंगले को यदि आप बी टाइप से ए टाइप तक बना लोगे तो उससे एक तो उस लाइन में जितने बंगले, वहाँ का वातावरण खराब होगा, वहाँ पर जो उसका एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है। और फिर जो है ये सरकारी बंगलों में बड़ा एक होड़ होती है कि अगर पड़ोस का बंगला बन गया तो वो दूसरा भी वैसा ही बनवाएगा, तीसरा ही बनवाएगा। तो जो एक पूरा एक सरकारी जो कॉलोनियां होती हैं, जो उसकी जो एकरूपता होती है, जो उसकी एक
एक खूबी होती है, वो सब बिगड़ जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे बंगले हैं जो एक उनके टाइप कुछ और हैं, लेकिन वो ठीक है। मंत्री स्तर के बंगले जैसे बने हुए हैं भोपाल में। चलिए, लेकिन मुद्दा तो जनता का ही है कि जब साहब जनता के लिए एक नियम है, सुयश जी, जनता के नियम क्या कहते हैं? 1500 स्क्वायर फीट का मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्लॉट नेहरू नगर एरिया में हो, ऐसी जगह जहां लोग बाग बहुत अच्छे से समझ सकें, या फिर मान लीजिए कोलार में किसी कॉलोनी में हो, वो 3 मंजिला मकान बनाने के लिए, 2 मंजिला मकान बनाने के लिए नगर निगम से क्या अनुमति लेता है? किसी भी ऐसा स्वामी है जिसकी नगर तथा ग्रामीण निवेशन विभाग द्वारा अभिन्यास स्वीकृत हुआ हो, उस स्वीकृत अभिन्यास में अगर वो भूखंड है तो उसमें 50% प्लॉट कंस्ट्रक्शन कवरेज का अलाउड रहता है, जिसमें सामने 10 फीट, साइड में 8 फीट, पीछे 5 फीट उसे खुली जगह छोड़ना पड़ती है, तथा फ्लोर एरिया रेशो वो 1.25 आवासीय क्षेत्र में होता है। तो ये प्लानिंग नॉर्म्स है, अलग अलग प्लॉट साइज के हिसाब से अलग अलग होते जाते हैं, पर उनको फॉलो करना पड़ता है। जहां तक किसी भी पुराने भवन में अलग से पुनर्निर्माण किया है या अतिरिक्त निर्माण किया, उसके लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है, जिससे कि उसका ग्राउंड कवरेज अधिक ना हो जाए। जैसे अपन बी या सी टाइप के बंगले रखेंगे तो उनमें तो 30% ग्राउंड कवरेज अलाउड होता है, जबकि जो बंगलों में निर्माण कार्य किया जा रहा है वो 50% से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो कई बंगलों में तो जो साइड में खुली, अभी तो सुयश जी 2025 चल रहा है, लेकिन आशीष जी भी इत्तेफाक रखेंगे, साल 2000 से अगर हम 2010 तक आशीष जी देखें तो ये जो डुप्लेक्स वाला प्रॉपर्टी बहुत कम बंगलों में हमने देखी थी। श्यामला हिल्स में हमने बंगलों में देखी, लेकिन 74 बंगले में और 4 इमली के बंगले से ये नदारत थी। हाँ, प्रोफेसर कॉलोनी के बंगले भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो पहले से ही उसका प्रारूप बना था। तो अब वैसी ही शक्ल क्या 74 बंगले के बंगलों में और 4 इमली के कई बंगलों में दी जा रही है? फिर मैं आऊंगा, अभी सवाल आशीष जी से, सुयश जी आऊंगा आपके पास। ये तो निर्भर करता है कि जो महकमे है वो इन चीजों को देखें कि किस तरह से क्या चीजें की यूनिफॉर्मिटी बनाई जाए या कैसा किया जाए। भोपाल में कुछ बंगले हैं जो अलग अलग तरह से बने हुए हैं और अलग अलग काल में बने हुए हैं। अभी देखिए, बीच में एक विचार ये आया था, तकरीबन 10 साल पहले ही आया था कि मंत्रियों के लिए एक एन्क्लेव बना दिया जाए, जहां पर उनको इकट्ठे बंगले होंगे सारे मंत्रियों के, और एक कैंपस जैसा होगा, बड़ा सा विशाल कैंपस टाइप होगा, जिसमें अधिकतर मंत्रियों के बंगले बना दिए जाए और वहां रहेंगे और वो सुरक्षा और तमाम, लेकिन वो विचार भी बाद में खत्म कर दिया गया। वो इसलिए भी खत्म हुआ, शायद जो सा बताया जाता है कि मंत्रियों को लगा कि उनकी खुद की प्राइवेसी भी जो है भंग होगी, क्योंकि वहां पे जब एक साथ लोग रहेंगे, कैंपस के अंदर रहेंगे, तो कौन किससे मिलने आ रहा है, शायद ये भी दिक्कतें आई। तो ये सब चीजें हुई, हालांकि उतना व्यवहारिक शायद नहीं भी रहा रहता सुरक्षा और अन्य लिहाजों से। लेकिन देखिए, बंगलों को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, वो एक तो सरकारी तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? बड़ा बंगला या बड़ी सेवा? उद्देश्य तो ये है, आप देखिए कि अब वो रहने आते हैं तो उसको स्थायी मान के उसको अपने हिसाब से पैर फैलाने लगते हैं सारे मंत्री। और कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अपने क्षेत्र में भी मकान है, कहीं और भी मकान है, यहाँ भोपाल में भी मकान है। मतलब सरकार से उनको भोपाल में भी मकान अलॉट है, और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है या उनका जो जिला है वहां पर भी उन्होंने अलॉट कर रखा है। अच्छा, कुछ ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनके पास इस तरह के बंगले हैं, अपने क्षेत्र में भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब ये वही है, नियम का तकाजा है। सुयश जी, अब ये नियम क्या कहता है? नियम क्या सबके लिए एक समान है या फिर मान्यों के लिए अलग है? बिल्कुल नहीं, मान्यों के लिए उनका आवेदन का प्रारूप अलग है, मगर उनको परमिशन लेना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, उसे स्थानीय शासन से, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, पंचायत हो, सबसे अनुमति लेना आवश्यक है। जिन्होंने नहीं ली, उन्हें नगर निगम के अधिनियम के अनुसार उनका जुर्माना होता है, उसे जुर्माना भरना चाहिए। तो जुर्माने से एक्सेप्शन का कोई नियम नहीं है। लेकिन सुयश जी, मजे की बात है, जुर्माना भरेगा कौन? वो खुद तो भरेंगे नहीं, वो कहेंगे विभाग पे डालेंगे। निजी खर्च से पैसा कौन देगा?
नहीं, इसमें जो निर्माण कार्य एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी निर्माण कार्य हाँ। कराने की, उसकी जिम्मेदारी है नक्शा पास कराने की, हाँ। उसकी विभागीय अनुमति लेने की उसकी जिम्मेदारी है, जो तकनीकी विभाग है PWD, पर उसकी देखिए जिम्मेदारी ना, है। पीडब्ल्यूडी खुद काम नहीं करवाता। पीडब्ल्यूडी सैंक्शन के लिए जिम्मेदार है, पीडब्ल्यूडी सर्वे के लिए जिम्मेदार है, क्वालिटी के लिए जिम्मेदार है, पर काम तो ठेकेदार करता है जो प्राइवेट है, उसका बिल लगता है। अनुमति लेने का काम PWD करता है। आजकल कुछ निर्माण कार्य में PWD ने ही अनुमति ली है। हाँ। ये पुराने बंगलों में जरूर इन लोगों ने सोचा हुआ कि अनुमति की जरूरत नहीं है, मगर वहां पे भी जरूरत है। नहीं, मैंने बताया ना आपको, वो सर्वे करते हैं, वो सर्वे पहले होता है काम से पहले, फिर काम के बाद होता है सर्वे, और उसके अकॉर्डिंग पैसा जारी होता है ठेकेदार को। इसमें अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि आप अनुमति लेना आवश्यक है, आपको कार्य आरंभ करने की सूचना देना आवश्यक है, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, उसके बाद ही उस बिल्डिंग को अधिभोग के लिए उपयोग ले सकते हैं। ये नियम है। अगर शासकीय विभागों के नियम या शासकीय अधिकारियों के बंगलों में ये फॉलो नहीं होगा तो साधारण आदमी इन नियमों को क्या फॉलो करेगा? अच्छा, माननीयों के बंगले के लिए क्या टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट जिम्मेदार रहता है या उसे बाहर रखा गया है इससे? देखिए, टाउन कंट्री प्लानिंग पूरी एक शहर का लेआउट बनाता है, कॉलोनी का लेआउट बनाता है, उसमें पर्टिकुलर प्लॉट अप्रूव करता है। उन इंडिविजुअल प्लॉट्स में अनुमति देने का काम नगर निगम का रहता है। तो ये मतलब वो शुरुआती वाला काम हो गया उसका, यानी कि वो इस प्रोसीडिंग से तो बाहर ही रहेगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, नगर निगम की जिम्मेदारी है वो अनुमति देना, उनकी जिम्मेदारी है नगर निगम। अच्छा, उसमें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की है। अच्छा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत ज़रूरी था ये दर्शकों तक आना। आशीष जी, अब क्या हम वापस से नैतिक जिम्मेदारी की ओर चले जाएं कि माननीय अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि नियम तो ऐसा कह रहे हैं कि माननीय घिर नहीं सकते, वो तो बहुत सही काम कर रहे हैं, और फिर वो भी कहेंगे कि हमने थोड़ी ना करवाया, PS ने, OSD ने लेटर दिया था, वो कार्यालय बनवा रहे थे वहां पे। देखिए, एक समय ऐसा था, हमने 20-22 साल 25 साल पहले ऐसी स्थितियां थी कि कोई भी मंत्री जो है वो नियम, उसका एक नियम होता था कि जब भोपाल में रहता था तो वो मंत्रालय में सुबह 10 साढ़े 10 बजे चला जाता था और वहां पे अपना काम करता था। लोगों से मुलाकात सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो लोग आते थे उसके क्षेत्र पे उनसे करता था जी। अब मंत्री जो है मंत्रालय जाते नहीं है। अधिकांश समय मंत्री अगर भोपाल में रहते हैं तो उन्होंने अपने घर में दफ्तर बना लिए हैं, बड़े बड़े दफ्तर के नाम पे बड़े बड़े निर्माण करा लिए हैं। कुछ लोगों ने जो सिंगलेक्स मकान है उसकी छत यूज कर रहे हैं, कोई छत, किसी ने छत तक पहुंच गया, सीढ़ी बनवा ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये स्टाफ के नाम पर जो ये जो चल रहा है पूरा खेल, अगर मंत्रियों को यह अनिवार्यता हो कि वो दफ्तर में बैठ के काम करें, भोपाल में उनका क्या काम है? जब भोपाल में इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं तो घर में दफ्तर क्यों चला है? वो चाहे वहां बैठे, सारे अधिकारियों को घर में बुलाना और उनके लिए कमरे बनवाना, इससे क्या दुख है? तो ये ऊपर से नीचे तक की स्थिति है कि जो मंत्री हैं या कुछ भी है वो लोग जो है बड़े बड़े जो है अपने घर से दफ्तर चलाते हैं, इस नाम पे निर्माण करते हैं और फिर वो अपना दूर का सोचते हैं, उसमें दूसरे कमरे भी बनवा देते हैं कि क्षेत्र के लोग आएंगे, फलाने आएंगे, वो सब अपने लिए यूज करते हैं। तो ये सब चीजें गलत हैं, पूरी तरह से गलत हैं। और इसमें सरकार का कोई अंकुश इसलिए नहीं है कि ऊपर से नीचे तक, शीर्ष से लेकर नीचे तक सब एक जैसी प्रवृत्ति में घर से दफ्तर चलाते हैं। मंत्रालय इसलिए होते हैं, मुख्यालय इसलिए होते हैं। लेकिन ये तो आप देखिए, अगर हम भोपाल के सरकारी क्वार्टर देखें, F टाइप है, G टाइप है, E टाइप है, D टाइप है, तो इन क्वार्टर्स में एक छोटा सा आपको कमरा भी मिलेगा। तो उस नियम के हिसाब से देखें तो मंत्रियों के बंगले के हिसाब के तो फिर वो जो बड़े हॉल बना रहे हैं जनता के बैठने के लिए, जन दरबार के लिए, फिर वो रूम भी बनवा रहे हैं ताकि जनता वहां पर रुके, तो वो तो इसे भी ठीक ठहरा देंगे। बात है ना कि अब चूंकि मंत्री है वो खुद ही जी, मतलब वो तो उनके साथ वो समस्या नहीं, तो फिर उनके जो निर्माण होते हैं लोक निर्माण विभाग भी फटाफट कर देता है, तो उसकी पेंशन हो जाती है। तो पेंशन के साथ जब निर्माण होते हैं तो ठेकेदार भी होता है, अधिकारी भी होते हैं और बहुत सारे जो है फिर वो सिस्टम चलते हैं, कमीशन चलते हैं, तो इसलिए उनके काम आसानी से हो जाते हैं और उसमें नियम कानून अलग हो जाता है। जबकि नियम तो ये है कि कोई एलिवेशन नहीं बदलेगा, अतिरिक्त निर्माण नहीं होगा, बंगलों में सब चीजें हैं।
लेकिन अब वो पालन नहीं होता है। और सवाल ये है कि क्योंकि इस मामले में ऊपर से नीचे तक सब लोग एक जैसी प्रवृत्ति वाले हैं। अधोसंरचना के नाम पर तो पूरा आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे रहे हैं, जो पहले मूलतः था उसी को आपने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। सुयश जी, सवाल यही रहेगा, ये अधोसंरचना के नाम पर पूरे स्ट्रक्चर चेंज करने का कानून है कि ये अपने मनमर्जी वाली बात है? निश्चित रूप से अपनी मनमर्जी की बात है। आप कोई भी नियम उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम और मध्य प्रदेश नगर निगम सीमा अधिनियम, तीनों अधिनियम में दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, चाहे वो केंद्रीय शासन का हो चाहे स्थानीय राज्य शासन का हो, उस निर्माण कार्य के लिए, पुनर्निर्माण के लिए या उसमें आंतरिक निर्माण कार्य के लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगी। इस अनुमति देने का काम, अगर वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है तो टाउन प्लानिंग से पहले लेआउट अप्रूव कराना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअल प्लॉट को देना पड़ेगी। और अगर अप्रूव्ड पुराना शहर है, उसमें एग्जिस्टिंग बंगला कोई है, तो उसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी है। नियम सभी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन किसी पर लागू होते हैं तो किसी पर नहीं। धन्यवाद मैं करूंगा आप दोनों सम्मानित जनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी बात तो सिर्फ और सिर्फ नियम को लेकर थी, हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर नहीं रहे हैं, लेकिन नियम हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।